दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जहां हम आप सिख समुदाय के बारे में सब कुछ बताएं, उनका इतिहास, कुछ अनोखे फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख समुदाय के इतिहास की बात करें तो गुरु नानक देव जी ने एक नया धर्म स्थापित किया था जो इंसानियत और एकता को मानते। उनका संदेश एक ओमकार यानी कि एक ही परमात्मा है और इसके ही साथ उन्होंने ये भी कहा सभी लोग बराबर हैं। इस धर्म के अनुसार लंगर की सेवा करते हैं जहां हर किसी को भोजन मिलता है बिना किसी भेदभाव के। सिख गुरुद्वारे में लंगर का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फेमस है और ये एक उदाहरण है सिख समुदाय के सहयोग और प्यार का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा में सिख समुदाय का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है? कनाडा में बहुत सारे सिख इमाइग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर सेटल हुए। पहले तो ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में आए थे, पर अब तो पूरे कनाडा में ही सिखों की बड़ी आबादी। दोस्तों, आखिर कनाडा में इतने सिखों की आबादी कैसे बढ़ी? आज की तारीख में कनाडा की आबादी धर्म और नस्ल के आधार पर काफी अलग है। जनगणना के अनुसार कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज करीब 22% थे और अब तो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि 1981 में अल्पसंख्यकों की संख्या महज 4.7% और 2036 तक अल्पसंख्यकों की आबादी 33% हो जाएगी, क्योंकि ये देश प्रवासियों को कई सारे अवसर प्रदान करता है। लेकिन पहली बार सिख कनाडा कब पहुंचे और कैसे पहुंचे? दोस्तों, कनाडा में 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से सिख रहते आ रहे हैं, लेकिन कौन थे वो पहले सिख जो कनाडा पहुंचे? वहां उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के अंत में सिखों ने विदेशों में प्रवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य की सशक्त सेना के हिस्सा थे। और इसी तरह पूर्वी चीन, सिंगापुर, फिजी, मलेशिया, पूर्वी अफ्रीका, वहां भी सिख पहुंच गए। बात 1897 की है। रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती। इस जयंती को मनाने के लिए तमाम देशों में मौजूद ब्रिटिश साम्राज्य के रेजिमेंट जा रहे थे। वहीं ब्रिटिश भारतीय सेना की 25वीं कैवलरी के रिसालदार मेजर केसूर सिंह भी यहाँ पहुंचे। इस तरह उन्हें कनाडा में आने वाला पहला सिख निवासी माना जाता है। वो हांगकांग रेजिमेंट के हिस्से के रूप में वैंकूवर पहुंचे। लेकिन कनाडा में सिख प्रवास की पहली लहर 1890 के दशक में शुरुआती वर्षों में शुरू हुई थी। ज्यादातर जो प्रवासी सिख मजदूर के रूप में कनाडा गए, जिनका काम ब्रिटिश कोलंबिया में काम करना और ओंटारियो में निर्माण कार्य में जुड़ना था। जो लोग पहली बार प्रदेश पहुंचे उनकी संख्या तो बहुत कम, करीब 5000 से थोड़ा सा ज्यादा, जिनमें ज्यादातर ऐसे पुरुष थे जो रोजगार की तलाश लेकिन बसने का इरादा नहीं रखते थे। वो अप्रवासी परदेसी जो यहाँ पर आए, उनका मकसद 3 से 5 साल तक यहाँ पर रहना था और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर घर भेजना। लेकिन उन्हें इस धारणा के आधार पर शत्रुता का भी सामना करना कि वो स्थानीय लोगों की नौकरी छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, विवादों का भी सामना करना पड़ा। देश में जैसे जैसे सिखों का आना बढ़ा, बढ़ते जन दबाव के कारण कनाडाई सरकार ने कड़े नियम लागू किए और माइग्रेशन को समाप्त कर दिया। एशियाई प्रवासियों के लिए ये भी शर्त रखी गई कि जब वो कनाडा आते हैं तब उनके पास कम से कम $200 होने, जो उस समय एक अच्छी खासी रकम होती थी। और इस कारण 1908 के बाद भारत से कनाडा में इमाइग्रेशन अप्रवासन में भारी गिरावट आई, जो 1907 और 1908 के दौरान 2500 से घटकर प्रति वर्ष केवल कुछ दर्जन रह गई। और इसी समय कोमागाटू मारू की घटना भी हुई। 1914 में एक जापानी स्टीमशिप, जिसे कोमागाटू मारू के नाम से जाना जाता था, वैंकूवर के तट पर पहुंचा। इसमें 376 दक्षिण एशियाई यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सिख थे। अप्रवासियों को लगभग 2 महीने तक जहाज पर हिरासत में रखा गया और फिर कनाडाई जल क्षेत्र से बाहर निकालकर एशिया वापस भेज दिया गया। जब जहाज भारत पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों और यात्रियों के बीच विवाद शुरू हो गया। अधिकारियों को शक था कि यात्री क्रांतिकारी थे और गड़बड़ी करने के लिए आए हैं। और जब ये विवाद शुरू हुआ तब तक 16 यात्रियों सहित 22 लोग मारे जा चुके। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कनाडा की अप्रवासन नीति में थोड़ी ढील दिखाई गई। ऐसा 3 मुख्य कारणों से हुआ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ घोषणा और समान भागीदारों के बहुनस्लीय राष्ट्रमंडल में सदस्यता के कारण कनाडा के लिए नस्लीय प्राथमिकता के आधार पर आव्रजन नीति और तरीकों को बनाए रखना मुश्किल हो गया। दूसरा कारण यह था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कनाडा ने अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देना शुरू किया
जिसके लिए उसे मजदूरों की जरूरत थी। और तीसरी वजह थी यूरोप से लोगों के अप्रवासन में गिरावट आई और कनाडाई सरकार ने मानव पूंजी के आयात के लिए ह्यूमन रिसोर्स के आयात की तीसरी दुनिया के देशों की ओर रुख किया। इन्हीं वजह के कारण आखिरकार 1967 में कनाडाई सरकार द्वारा अंक प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने देश में गैर आश्रित रिश्तेदारों के प्रवेश के लिए केवल कौशल को मानदंड बनाया और एक विशेष जाति को दी गई किसी भी प्राथमिकता को समाप्त कर दिया। कनाडा की संघीय सरकार ने नियमों में बदलाव की और विविधता को स्वीकार करने के लिए दरवाजा। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूलों के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी। भारत के कई इलाकों से लोगों ने कनाडा जाना शुरू किया और आज तक भारतीय कनाडा जा ही रहे। कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे फेमस भाषा है और कनाडा की जो कुल आबादी है 1.3% पंजाबी समझते और बोलते हैं। कनाडा सरकार की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि कनाडा में परमानेंट वीजा लेने में सबसे ज्यादा इंडियंस यानी भारतीय हैं। काफी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो अब कनाडा में स्थायी तौर पर परमानेंटली बस गए। कनाडा की कुल आबादी में भारतीय प्रवासियों का हिस्सा करीब 6 से 7% है। खास बात तो ये है कि दूसरे देशों के मुकाबले कनाडा में भारतीय ज्यादा सेटल होना चाहते हैं। कनाडा में भारतीयों को सेटल हो जाना ज्यादा आसान। इसके पीछे कई कारण हैं। आइए जानते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के तुलना कनाडा में भारतीयों को सेटल होना इतना आसान क्यों? अमेरिका या दूसरे देशों की तुलना में कनाडा की ओर भारतीयों का आकर्षण का मुख्य कारण यह है कि अप्रवासियों को देश में बसाने के लिए कनाडा अभी भी पुराना विजन H-1B अपनाए हुए। इसके अलावा कनाडा सभी कुशल विदेशी कामगारों की पति या पत्नी को भी देश में काम करने की अनुमति देता है। और दूसरी तरफ कनाडा सरकार ने ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए वर्क वीजा और ग्रीन कार्ड वीजा को काफी आसान बना दिया है। कनाडा की जो ये इमाइग्रेशन पॉलिसी है, इसकी खास बात यह है कि स्थायी निवासी का वीजा मिलने के तुरंत बाद व्यक्ति को कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार मिल जाता और इसके अलावा वो व्यक्ति कनाडा में जो भी सारे यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस है और सोशल सर्विस का भी लाभ ले सकता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, लेकिन आबादी के हिसाब से वो 29वें स्थान पर है। कम आबादी और न्यूनतम बेरोजगारी दर होने की वजह से कनाडा अप्रवासियों को आकर्षित करता है। और एक दूसरे रिपोर्ट में तो ये भी सामने आया है कि कनाडा में जो स्थायी निवासी बनने वाले भारतीय थे उनकी संख्या में 115% की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा कनाडा में सिखों का राजनीतिक दबदबा भी काफी है। दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से भले ही पंजाबी चौथे स्थान पर हो, लेकिन 2016 से 2021 के बीच जहां मैंड्रिन 15% की दर से बढ़ी है, वहीं पंजाबी के मामले में ये संख्या 49%। कनाडा में भारतीय बोलने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और इस बात का सबूत स्टैटिस्टिक्स कनाडा की तरफ से जारी किए गए आंकड़े दे रहे हैं। कनाडा में पंजाबी चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। इसके अलावा देश में हिंदी और मलयालम बोलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़त हो रही है। आंकड़ों में ऐसा सामने आया है कि कनाडा में पिछले 5 सालों में पंजाबी भाषा में 49% की बढ़त देखी गई है और देश की जो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं यानी अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद ज्यादातर मैंड्रिन और पंजाबी बोली जा रही। और यहाँ पर 5.5 लाख लोग मैंड्रिन बोलते हैं और पंजाबी बोलने वाले 5.2 लाख हैं। और 2016 से 21 के बीच कनाडा की जनसंख्या में 5.5% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़त का कारण इमाइग्रेशन है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने की, जब उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान देकर कहा कि उनकी जांच एजेंसियों को शक है कि कनाडा के नागरिक एक सिख नेता की हत्या में भारत का हाथ है। भारत ने न केवल इस आरोप को खारिज किया, साथ ही कनाडा की सोच से भी ज्यादा सख्ती के साथ रिस्पॉन्स किया, जिसके बाद ट्रूडो को कहना पड़ा कि वो मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए। फिलहाल मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है और अगर ये मामला नहीं सुलझा तो अनुमान ये है कि कनाडा के पीएम के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं थे जितने आज हैं। दोनों देशों के बीच आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर इनकी सीमाएं आपस में लगी होती तो शायद तनाव वहां देखने को मिलता। और इस तनाव की आग को भड़काने के पीछे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान तो है ही, लेकिन जो चिंगारी दशकों से भारत और कनाडा के बीच सुलग रही है उसका नाम खालिस्तान है। ये शब्द कुछ ऐसे लोगों की उपज है जो भारत से पंजाब को काटने का मंसूबा रखते हैं। कनाडा ऐसे ही लोगों के लिए स्वर्ग है और भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया।
तो दोस्तों आज हमने सिख समुदाय के बारे में कुछ खास बातें जानी। उनको कनाडा में रहना इतना पसंद क्यों, वहाँ की जनसंख्या और आजकल वहाँ क्या मामले चल रहे हैं, ये सब कुछ आज हमने एक्सप्लोर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। नमस्कार।